लोटका वोल्टेरा। ये इकोलॉजी में इंटर स्पीशीज इंटरेक्शंस को समझने के लिए एक बहुत अच्छी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। कहने को मैथमेटिकल है पर इतना मुश्किल भी नहीं है। मान लीजिए हमारे पास एक स्पीशीज़ है और उसकी पॉपुलेशन हमें दिखाई दे रही है। ये पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इनका रिप्रोडक्शन का रेट क्या है, एनवायरनमेंट कितना कैरी कर सकता है इन्हें, और क्या कोई कंपटीशन भी अवेलेबल है। हो सकता है ये कंपटीशन प्रेडेशन के रूप में हो, या ये कंपटीशन हो सकता है किसी और स्पीशीज से हो जो इन्हें खाती ना हो, लेकिन जगह के लिए या फिर फूड जो सप्लाई अवेलेबल है उसके लिए कुछ आपस में कंपटीशन हो। इन्हीं सब पैरामीटर्स को इकट्ठा रख करके वोडका, इन्हीं सब पैरामीटर को जब एक साथ रखते हैं तो इस इक्वेशन को, जो हम लोग इक्वेशन पढ़ते थे लॉजिस्टिक ग्रोथ में या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, उस इक्वेशन को मॉडिफाई करके किसी एक स्पीशीज़ के लिए हम लोग अब लिख सकते हैं dn1/dt। ये जो n1 है ये स्पीशीज़ 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये डिपेंड करेगा उसके रेट पर, स्पीशीज़ 1 के स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी, एनवायरनमेंट का कितना उसके ऊपर प्रेशर था, एनवायरनमेंट कैरिंग कैपेसिटी क्या थी, पॉपुलेशन कितनी है उसकी स्टार्टिंग में, n1 स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी है, एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी, और अब यहाँ एक फैक्टर और इंक्लूड हो जाएगा कंपटीशन। स्पीशीज़ 1 के ऊपर कंपटीशन स्पीशीज़ नंबर 2 का, 2 क्या असर डालेगी उसके ऊपर, और स्पीशीज़ नंबर 2 के टोटल लोग हैं कितने। सिमिलरली हम लोग स्पीशीज़ नंबर 2 के लिए भी ऐसी इक्वेशन दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं इसको dn2/dt। अब रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है स्पीशीज़ 2 का, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 2 की, कितना एनवायरनमेंट कैरी कर सकता है स्पीशीज़ 2 को, स्टार्टिंग में स्पीशीज़ 2 हैं कितने, एनवायरनमेंट कितना कैरी कर सकता है, और अब इसको कंपटीशन कितना मिल रहा है स्पीशीज़ 2 को स्पीशीज़ 1 के द्वारा, और स्पीशीज़ 1 के कितने मेंबर हैं कंपटीशन देने के लिए। तो जब इन सब बातों को कर लेते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट रेजिस्टेंस, देखो इसको बोलते थे हम लोग बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल ये होता था आपका एनवायरनमेंट रेजिस्टेंस, और अब ये बात हम कर रहे हैं ये है इंटर स्पीशीज कंपटीशन। तो हमारे पास 3 फैक्टर इंक्लूड हो गए हैं जिससे हम मालूम पड़ जाएगा हमें कि किसी गिवन टाइम में पॉपुलेशन कितना बढ़ेगी या घटेगी, चेंज कितना आएगा। इसे हम लोग ग्राफ के रूप में भी इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, एक एक्सिस पे हम लोग दिखाते हैं एक पॉपुलेशन, सपोज ये है मेरी n1, और दूसरे एक्सिस पे हम लोग दूसरी पॉपुलेशन दिखाते हैं, सपोज वो है मेरी n2। और अगर मैं किसी एक पॉपुलेशन के लिए ये लाइन खींचना चाहूँ, इस लाइन को हम लोग जीरो आइसोक्लाइन बोलते हैं, और ये फ़िलहाल मेरी जीरो आइसोक्लाइन, ये मेरा 4 स्पीशीज़ नंबर 1 के लिए है, मतलब n1 के लिए। तो जहाँ ये लाइन जो कि n1 के लिए लाइन है, जहाँ ये लाइन मेरी n1 की पॉपुलेशन एक्सिस पर कट कर रही है, ये बता रहा है कि एनवायरनमेंट कितना होल्ड कर सकता है n1 को, कैरिंग कैपेसिटी। और ये लाइन जहाँ टच कर रही है दूसरी पॉपुलेशन पे, तो बता रही है दूसरी पॉपुलेशन की वजह से कितना रेजिस्टेंस मिलेगा इसको। तो रेजिस्टेंस दिखाने के लिए हम लोग लिखते हैं जो कैरिंग कैपेसिटी थी वो, और स्पीशीज़ नंबर 1 को 2 कितना रेजिस्टेंस देगा। देखिए जब एक स्ट्रेट लाइन है हमारे सामने, दूसरा एक्सिस की हम बात नहीं कर रहे, और ये सपोज मैं बात कर रहा हूँ कि पॉपुलेशन n1 के लिए है, मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, बट एनवायरनमेंट जो कैरी कर सकता है लोगों को वो 600 को कैरी कर सकता है। अब एग्जामिनर ने आपसे कहा कि किसी एनवायरनमेंट में हमने 400 लोग डाले हैं, 400, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी। देयर इज नो कंपटीशन, नथिंग, बट कैरिंग कैपेसिटी जो है K1 वो 600 की है। तो बट वैसे अगर 400 की पॉपुलेशन से स्टार्ट किया तो पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ेगी जब तक कि वो 600 ना पहुंच जाए, ये बैरियर है। अगर किसी ने कहा कि हमने पॉपुलेशन जो इंट्रोड्यूस की है इस एरिया में वो 800 की है, तो पॉपुलेशन बढ़ने की नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पॉपुलेशन इंट्रोड्यूस करते लोग मरेंगे जब तक कि 600 से नीचे नंबर ना आ जाए। लेकिन ये तब था जब हम बात कर रहे थे कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको कंपटीशन इंक्लूड कर दूं साथ में, तो अब सिर्फ K1 फैक्टर नहीं है जो असर डालेगा n1 की पॉपुलेशन पे, जो दूसरी स्पीशीज़ है वो भी तो फ़र्क डालेगी इसके ऊपर। तो इसलिए अब ये लाइन ये ऐसे नहीं रहने वाली, ये लाइन झुक जाएगी ऐसे।
कितना झुकेगी डिपेंड इस पे करेगा कि N2 कितना बढ़िया कंपटीशन देने वाला है, कितना बुरा कंपटीशन देने वाला है। तो अब ये मान लो कि जो भी स्पीशीज़ है वो स्पीशीज़ कितना बढ़ सकती है किसी पॉपुलेशन में, ये इसकी छत हो गई। इस छत को पार नहीं कर सकता वो। अगर किसी ने आपसे कहा कि भाई हमारे पास सपोज ये 0 का स्केल है, ये 1000 का स्केल है, और जो कि कैरिंग कैपेसिटी है K1 ये सपोज 500 है, किसने कहा कि हमने 100 लोग इंट्रोड्यूस करने हैं, तो 100 लोग आ गए। अब यहाँ पे पहली बात केवल N1 की बात नहीं है, अब N2 भी है। किसने कहा कि जो N2 है, देखो एक स्पीशीज N1 जो है वो है 100 और जो स्पीशीज N2 है वो है सपोज के अंदर 800, और ये स्केल भी 0 से लेके 1000 का है, और ये जो 800 नंबर है ये 1000 के पास बैठ रहा है यहाँ करके 800। तो पता है हम कह रहे हैं कि जो वैल्यू है वो यहाँ बैठेगी। तो ये ग्राफ मेरा ये बोल रहा है कि भाई अगर यहाँ तक की पॉपुलेशन मुझे मिली N2 की तो मेरी पॉपुलेशन आगे बढ़ सकती है, इससे ऊपर नहीं जाने की। मतलब ये मैक्सिमम लेवल है N2 का जिसे वो झेल सकता है, इससे ऊपर वो नहीं झेल सकता। इससे आपने और आगे बढ़ाया तो N1 बिल्कुल सर्वाइव नहीं करने का। अगर आपने स्पीशीज नंबर 2 के इतने लोग हैं तो इतनी पॉपुलेशन बन सकती है N1 की। अगर आपकी स्पीशीज सपोज मैं यहाँ दिखाता हूँ, मान लीजिए आपके पास जो स्पीशीज 2 है उसके इतने लोग हैं, तो स्पीशीज 1 कितनी बन सकती है, केवल इतनी। क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ बायोटिक पोटेंशियल की बात नहीं रह गई, अब ये बात है कि दूसरी स्पीशीज उसको रहने देगी या नहीं रहने देगी। तो ये फ़ायदा है इसका। सिंपल सी भाषा में मैं बोलूँ, जब भी कभी ये ग्राफ आपके सामने आए, आप ये सोच लो कि जो भी ये लाइन खींची हुई है, इस लाइन से नीचे का हिस्से में कोई भी वैल्यू है, पॉपुलेशन बढ़ेगी। इस लाइन से बाहर का हिस्सा है, पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हमेशा इस लाइन के अंदर रहना है सारी पॉपुलेशन को। और इस लाइन के दो किनारे हैं, एक है बायोटिक पोटेंशियल और एक है कंपटीशन। हम लोग दोनों स्पीशीज को एक साथ भी दिखा सकते हैं इन ग्राफ्स में। मान लीजिए ये ग्राफ है मेरा N1 के लिए रेड, और ब्लू से शो कर रहा हूँ मैं दूसरी स्पीशीज़ को N2 को, और ये लाइन है मेरी ब्लू की। तो हमेशा लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करे जिस स्पीशीज़ की जो लाइन, तो वो है उसकी कैरिंग कैपेसिटी का पॉइंट K2। और जो दूसरी स्पीशीज़ वाले एक्सिस पे वो स्ट्राइक करेगी, ये हिस्सा है जहाँ उसे कंपटीशन मिलेगा, मतलब K2 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा है कंपटीशन स्पीशीज़ 2 को स्पीशीज़ 1 का। हमेशा इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब जो पहला नंबर होता है ये वो है जिस पर असर पड़ने वाला है, दूसरा नंबर जो होता है वो जो असर डालेगा स्पीशीज़। सिमिलरली अगर मैं अब यहाँ पे आपकी N2 की भी निकाल दूँ साथ में, तो ये है मेरा N2 के एक्सिस पर कैरिंग कैपेसिटी। जो स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं उसकी जो लाइन होगी वो उसी के एक्सिस पर कैरिंग कैपेसिटी है हमेशा K1। और जो दूसरी स्पीशीज़ का एक्सिस है वहाँ पर है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, हमेशा जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी थी डिवाइडेड बाय जो उसे रेजिस्टेंस मिल रहा है स्पीशीज़ 1 को 2 के द्वारा। तो अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, अब इस एरिया को डिफाइन करना शुरू करूँ, ये एरिया क्योंकि दोनों की ही लाइन से नीचे है, तो उसका मतलब इस एरिया में पढ़ने वाला कोई भी नंबर स्पीशीज़ 1 या स्पीशीज़ 2 दोनों का मतलब बढ़ेंगी। अगर एनवायरनमेंट में हमने स्पीशीज़ 1 और स्पीशीज़ 2 को कोई ऐसे नंबर में इंट्रोड्यूस कराया जो इस एरिया में पड़ रहा है, स्टार्टिंग वाले एरिया में, तो दोनों स्पीशीज़ बढ़ जाएंगी क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी अलाउ करेंगी। इस एरिया में मैं कोई नंबर दे रहा हूँ, मतलब कोई भी ऐसा नंबर स्पीशीज़ का कि स्पीशीज़ नंबर 2 स्पीशीज़ नंबर 1 के मैंने इतने इतने लोग इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जो इस स्केल पर इस दोनों लाइनों के बाहर जाकर पढ़ रहे हो, तो उसका मतलब है स्पीशीज़ 1 और स्पीशीज़ 2 दोनों डिक्रीज करेंगी। अगर मैं बीच के एरिया की बात करूँ, तो बीच का एरिया जो है लाल वाली लाइन से नीचे है और ब्लू वाली लाइन से ऊपर है। लाल वाली लाइन थी स्पीशीज़ 1 की, यानी कि स्पीशीज़ 1 के लिए यहाँ ग्रोथ का एनवायरनमेंट है, लेकिन स्पीशीज़ 2 से बाहर की हो गई बात, ये स्पीशीज़ 2 से ऊपर जा चुकी कहानी। तो इस एरिया में मेरी स्पीशीज़ 1 इंक्रीज़ करेगी अगर मैंने जो भी कोई वैल्यू यहाँ इस्तेमाल की है। मतलब ये वैल्यू का मतलब होता है कि इस एनवायरनमेंट में जितने मैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उस स्पीशीज़ के, वो नंबर वैल्यू है। तो अगर वो नंबर ऐसी वैल्यू है जो इस ग्राफ के इस किसी लोकेशन में लाई कर रही है, तो हम बात करेंगे स्पीशीज़ 1 की बात कर रहे होते तो वो बढ़ेगी, स्पीशीज़ 2 की बात करूँ तो वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि 2 का जो बार है उस बार से आगे की बात कर रहा हूँ मैं।
1 के बार से पीछे की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली हम लोग एक और ग्राफ भी देख सकते हैं इसका। ये मेरा N1 है, ये मेरा N2, और मान लीजिए ग्राफ है मेरा कुछ इस तरह का। तो यहाँ तो कंपटीशन हो गया मुझे, K2 डिवाइड बाय अल्फ़ा टू 1, और ये है मेरा कैरिंग कैपेसिटी। और यहाँ मैं बात कर लेता हूँ दूसरे की, ये है K1 और ये है K1 अल्फ़ा 1 2। तो ये डायग्राम पता है क्या बोल रहा है? ये डायग्राम कह रहा है कि N1 स्पीशीज के लिए कैरिंग कैपेसिटी कम है, कंपटीशन ज़्यादा पड़ रहा है उसका। और सिमिलरली N2 स्पीशीज के लिए कैरिंग कैपेसिटी कम है, कंपटीशन ज़्यादा देना पड़ रहा है उसे। तो यानी कि इस एनवायरनमेंट में कंपटीशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू कैरिंग कैपेसिटी के। तो जो दोनों स्पीशीज है वो आपस में बहुत बड़े तरीके से लड़ झगड़ रही हैं और दोनों के लिए नुकसानदायक है वो। बट इंडिड यहाँ भी मैं बात कर सकता हूँ, अगर कभी भी आपने स्पीशीज 1 एंड 2 को यहाँ इंट्रोड्यूस कराया, कोई भी वैल्यू दी कि इतने स्पीशीज 1 है, इतने स्पीशीज 2 है, और उसकी वैल्यू कहीं से एरिया में पड़ रही है, तो आप अगेन, क्योंकि ये एरिया दोनों की लाइनों से बाहर है, तो स्पीशीज 1 एंड 2 दोनों डिक्रीज करेंगी। वैल्यूज़ अगर यहाँ पड़ रही हैं इस एरिया में, तो ये दोनों ही लाइनों से नीचे है, तो हम बात करेंगे स्पीशीज 1 एंड 2 दोनों बढ़ेंगी। अब अगर मैं स्पेशल इस एरिया की बात करूँ, जो ये वाला एरिया है, अब ये एरिया इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एरिया K2 से ऊपर है, ठीक है, मतलब जो मेरी N2 की लाइन है उससे ऊपर है, और जो मेरी N1 की लाइन है उससे नीचे है। तो मैं बोलूँगा कि मेरा N1 का नंबर बढ़ेगा, N2 का घटेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन प्रोवाइड करा रहा है जो उससे ज़्यादा है कैरिंग कैपेसिटी से। तो N2 कंपटीशन प्रोवाइड करा रहा है, स्पीशीज नंबर 1 कंपटीशन दे रहा है स्पीशीज नंबर 2 को। सिमिलरली इस वाले एरिया में हम देखें तो इस वाले एरिया में मेरी स्पीशीज 2 बढ़ेगी, स्पीशीज 1 डिक्रीज होगी, तो हम कहेंगे कि स्पीशीज 2 कंपटीशन दे रही है स्पीशीज 1 को, जिसकी वजह से वो डिक्रीज हो जाएगी। अब एक दूसरा केस ले लेते हैं, N1 N2, और इस बार ये है मेरा कैरिंग कैपेसिटी 2 का, ये है मेरा K2 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा टू 1, सेकेंड स्पीशीज पे फर्स्ट का कंपटीशन। और जो मेरी लाल वाली लाइन है उसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ये है मेरा K2 और ये है मेरा K2 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा टू 1, स्पीशीज 2 पर 1 का कंपटीशन। अब यहाँ चेक कीजिए स्पीशीज 1 के लिए, स्पीशीज 1 का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है और जो उसे कंपटीशन मिल रहा है वो कम है। सिमिलरली स्पीशीज 2 का कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कम है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों स्पीशीज के एनवायरनमेंट में रहने के चांस ज़्यादा हैं और एक दूसरे के लिए कंपटीशन कम है। तो ये को एग्जिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, को एग्जिस्टेंस। हाँ, ग्राफ में बाकी बातें वैसी की वैसी हैं। यहाँ पे 1 एंड 2 दोनों बढ़ेंगे, यहाँ 1 एंड 2 दोनों डिक्रीज करेंगे, और इस एरिया में मेरा स्पीशीज नंबर 2 इंक्रीज करेगा, 1 डिक्रीज करेगा। इस वाले एरिया में मेरा स्पीशीज नंबर 1 इंक्रीज करेगा और 2 डिक्रीज करेगा, जैसे कि हमने कहा था। लेकिन क्योंकि जो ये बता रहे हैं ग्राफ की वैल्यूज़ की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिलेटिव कंपटीशन के, तो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के चांस ज़्यादा हैं दोनों स्पीशीज़ के।